हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड आधुनिक इतिहास से संबंधित जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सभी परीक्षाओं के प्रश्न को यहाँ पे संकलित किया गया है। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास जहाँ से हम लोगों ने समाप्त किया था उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। हर मोड़ पर नई सीख मिलती है, हर कदम पर नया अनुभव। सही बात है। ज़िंदगी क्या है? एक सफ़र है, ये कोई मंजिल नहीं है। और हमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हर कदम पे एक नया एक्सपीरियंस, एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव मिलता है। तो चलिए इसी के साथ पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोड़ आंदोलन, इसके बारे में अगर बताऊं तो इसकी जो लाल बाबा नाम से जाने जाते हैं, एक जिनका नाम हरी बाबा, लाल बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है और इनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। और ये बेसिकली संथाल जो आदिवासी समुदाय है उससे संबंधित है। तो ये आंदोलन आपको याद रखना है कि सफाहोड़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। और लाल बाबा का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने इसका शुरुआत किया था इस आंदोलन का। और इसमें एक प्रमुख नेता थे जिसका नाम था बंगम मांझी। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि प्रमुख नेता कौन थे? बंगम मांझी। शुरुआत किसने किया था? लाल बाबा ने। इनको लाल हेम्ब्रम भी कहा जाता था। ठीक है, लाल बाबा बोल सकते हैं या फिर लाल हेम्ब्रम। ठीक है, तो लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम, इसको याद रखना है। और यहाँ पे सफाहोड़ का मतलब क्या होता है? सफाहोड़ का मतलब होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। आप जानते होंगे जो संथाल जो आदिवासी समुदाय है, सिंह बोंगा सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। यहाँ पे सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। तो सिंह बोंगा के प्रति समर्पण ये किसका मतलब होता है? सफाहोड़ का मतलब। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न में। बंगम मांझी नेता था, ये नेता थे होंगे। ठीक है, नेता थे। हरी बाबा आंदोलन, सत्य धर्म, सफाहोड़ आंदोलन या फिर सरदार आंदोलन? तो ये क्या था? सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे बंगम मांझी। अगला प्रश्न है, जतरा भगत छोटानागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो जो जतरा भगत है, या इनको जतरा उराव भी कहा जाता है, तो और चूँकि ये उराव जनजाति से संबंध रखते थे, इसलिए इनका नाम जतरा उराव भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो इनका संबंध किस आंदोलन से था? ताना भगत आंदोलन से था, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। और ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। और ये जो आंदोलन था पूर्णतः ये अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन या फिर खरवार आंदोलन? तो सही आंसर क्या होगा? जो ताना भगत है, ताना भगत और या फिर टाना भगत भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाना का मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक है, तो टाना भगत आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो 25,000 से अधिक लोगों की हिस्सेदारी किस में हुआ था? टाना भगत आंदोलन में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जतरा उराव ने। इनको जतरा भगत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। जतरा उराव की बात करें यानी जतरा भगत की,
तो इनका घर कहाँ पे था? गुमला में था। चिंगरी नवाटोली ग्राम इनका जो है, चिंगरी नवाटोली इनके घर का नाम था, ठीक है। और जो इनका जो प्रखंड था वो बिशुनपुर प्रखंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिशुनपुर, ये बिशुनपुर प्रखंड में पड़ता है चिंगरी नवाटोली। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि चिंगरी नवाटोली जो है किसका घर था, तो आपको याद रखना जतरा भगत। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? यथा जो कुरुक शब्द है उराव का मूल धर्म है। तो उराव जनजाति से संबंधित कौन सा धर्म है? कुरुक धर्म को वो लोग मानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा, ये नाम आपको ध्यान देना है, जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह, या फिर टाना भगत आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन, यानी टाना आंदोलन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी? तो इसमें किसकी भागीदारी थी? मुंडा, खड़िया, संथाल या फिर उरांव? तो क्या था? उरांव जनजाति की भागीदारी थी। अगला प्रश्न है, रांची जिले का टाना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? 1948, 1952 या फिर 1977 या फिर 1980? इसका सही आंसर है 1948। इसमें क्या किया गया था, जब टाना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में, तो 1914 से लेकर 1942 के बीच में टाना भगतों की जो भी ज़मीन अंग्रेज़ों के द्वारा ले ली गई थी उसको वापस करने का ये अधिनियम था। तो इस अधिनियम के द्वारा, यानी आज़ादी के बाद ये अधिनियम लाया गया था और इसके द्वारा टाना भगतों को उनकी ज़मीन वापस करने से संबंधित ये अधिनियम था। तो ये आपको याद रखना है। रांची जिला किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो रांची जिला जो है टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश, तो ये भी पारित किया गया था कब? 1948 में। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और ये पारित किया गया था किसके द्वारा? मतलब ये भी उससे रिलेटेड था जो टाना भगतों की ज़मीन ली गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गाँवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो माधव सिंह, गणपत राय, शेख भिखारी या फिर विश्वनाथ सहदेव? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? शेख भिखारी। शेख भिखारी ये 12 गांव के ये क्या थे? ज़मींदार थे। और ये जो गणपत क्या बोलते हैं उसको, टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह के ये क्या थे? दीवान थे। और इन दोनों को यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, चूटूपाली घाटी को इन्होंने जाम किया था ताकि अंग्रेज़ जो सेना है वो रांची पहुँच नहीं सके। और फिर इनको बाद में रांची के जो चूटूपाली घाटी है वहाँ पे इनको बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। जो रांची का जो चूटूपाली है, ठीक है, यहाँ पे चूटूपालू जो घाटी है, ठीक है, वहाँ पे इनको फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ पे। तो वो भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुमला, जामताड़ा या फिर हजारीबाग या फिर दुमका? सही आंसर क्या है? हजारीबाग। इसमें
हजारीबाग में क्या हुआ था कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जेल तोड़ दिया था और कैदियों को भी मुक्त कर दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कब यहाँ पे हुआ था? रामगढ़ जो उसके बाद हजारीबाग में हुआ, उसके बाद जो रामगढ़ बटालियन के थे सेना, उन्होंने फिर 30 जुलाई 1857 को उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? राजमहल, रांची, हजारीबाग या फिर जगदलपुर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? रांची, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद या फिर सिंहभूम। तो कहाँ पे भड़का था? हजारीबाग में। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो झारखंड में विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो 12 जून को हुआ था। 12 जून 1857 को। कहाँ पे? देवघर में। ठीक है, यहाँ पे देवघर के कहाँ पे? रोहिणी गांव में। तो ये आपको याद रखना है, रोहिणी, देवघर के रोहिणी में हुआ था शुरू 12 जून को। उसके बाद 30 जुलाई जो है 30 जुलाई को हजारीबाग में हुआ। उसके बाद 2 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत, जो विद्रोह हुआ था वो हुआ रांची में। उसके बाद 3 सितंबर को सिंहभूम में हुआ। उसके बाद 26 सितंबर पलामू में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि कब कब कहाँ पे शुरुआत हुआ। तो शुरुआत हुआ देवघर के रोहिणी से 12 जून को, 30 जुलाई को हजारीबाग में, 2 अगस्त को रांची में, 3 सितंबर को सिंहभूम में और 26 सितंबर को पलामू में। अगला प्रश्न है जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत, यहाँ पे नेतृत्व में कर सकते हैं, जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? हजारीबाग, डोरंडा, गोड्डा, राजमहल। तो क्या होगा? डोरंडा में ये शुरू हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो देवघर में हुआ था ये 32वीं रेजिमेंट के द्वारा हुआ था। 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनके द्वारा किया गया था। और ये जो 32वीं रेजिमेंट था ये किसके अंडर में मतलब किसके नेतृत्व में काम कर रहा था? तो मेजर मैकडॉनल्ड। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, जो मैकडॉनल्ड है। तो मेजर मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में था यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। और इसमें इन लोगों ने एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की थी, जिसका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। ठीक है, नॉर्मन लेस्ली। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, नॉर्मन लेस्ली का। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेज़ों के विरुद्ध किस कबीलाई ने नेतृत्व विद्रोह किया था? चेरो, भोक्ता या फिर खोंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोक्ताओं ने शुरू किया था। और इसमें 2 नाम आपको याद रखना है, नीलांबर, पीतांबर का। ये दोनों भाई थे, नीलांबर, पीतांबर। इन्होंने नेतृत्व किया था पलामू में। अंत में जाके फिर जो पलामू के लेस्लीगंज है वहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी। लेस्लीगंज कब फांसी दी गई थी? तो ये 28 मार्च को 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी आम के पेड़ पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी नीलांबर पीतांबर को। 1857 की क्रांति के संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ से जो प्रमुख नेता थे 1857 के, वो थे राजा अर्जुन सिंह। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है
वो है ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़, रांची, भागलपुर या फिर जमशेदपुर। तो ये लोग कहाँ पे छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? जमशेदपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गिरिडीह। 1913 में गिरिडीह में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? रघुनाथ मुर्मू, शरद चंद्र राय, शीतल बनर्जी, निर्मल चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्मल चंद्र बनर्जी। और ये जो पर्चे चिपकाए गए थे तो निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा, लेकिन लाई किसके द्वारा किए थे? तो एक नाम है जिसका नाम याद रखना है, जीवन क्रिस्टो राय। ठीक है, जीवन क्रिस्टो राय। और इनके पिता का नाम था इंद्रभूषण राय। ठीक है, इंद्रभूषण राय। तो इंद्रभूषण राय के बेटे थे जीवन क्रिस्टो राय। इनके द्वारा लाया गया था पर्चा और साटा गया था निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया? तो इस केस को क्या नाम दिया गया? वासेपुर षड्यंत्र केस, हजारीबाग षड्यंत्र केस, रामगढ़ षड्यंत्र केस या फिर देवघर षड्यंत्र केस। तो इसका नाम दिया गया देवघर षड्यंत्र केस। और इस केस में 3 लोग मुख्यतः शामिल थे। ठीक है, हालांकि 20 लोगों के आसपास गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो 3 नाम है वो आपको याद रखना है। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, ये तो पहला नाम यही आपको याद रखना है। जो दूसरा नाम याद रखना है वो याद रखना है सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो याद रखना है तेजेश चंद्र घोष। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है देवघर षड्यंत्र केस से। और इसमें इतना ही चीज़ याद रखना है। आगे से हम लोग बढ़ते हैं। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? संजीव कुमार, शेख भिखारी, मनोरंजन गुहा या फिर रघुनाथ मुर्मू। तो इसमें 2 लोग थे जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे। एक तो मनोरंजन गुहा थे और दूसरा थे कौन? हेमेंद्र नाथ घोष। हेमेंद्र नाथ घोष। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर बस इतना है, ये गिरिडीह में इनको धन मुहैया कराते थे और ये कहाँ के थे? दुमका में। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। तो आर्थिक सहायता देने वाले में कौन थे? मनोरंजन गुहा और हेमेंद्र नाथ घोष। झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तैमूर, अहमद हुसैन, शेख भिखारी या फिर शाह मोहम्मद हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाह मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? CF एंड्रयूज़, सुभाष चंद्र बोस, SN हल्दर या फिर अब्दुल बारी। तो इसकी स्थापना SN हल्दर ने की थी। और इसके साथ एक और थे जिनका नाम आपको याद रखना है, व्योमकेश चक्रवर्ती। व्योमकेश चक्रवर्ती। व्योमकेश चक्रवर्ती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया? तो जो गया अधिवेशन है, गया अधिवेशन ये 1922 में हुआ था। और इसमें टाना भगत यानी कि उराव जो जनजाति हैं उन्होंने भाग लिया था। टाना भगतों ने कब भाग लिया? जैसे जो 1920 का गांधी जी का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लिया।
उसके बाद 1922 में गया अधिवेशन में भाग लिया इन्होंने। फिर 1923 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया। फिर उसके बाद 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस पर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना कि कब कब भाग लिया। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डैश में आयोजित किया गया था, रामगढ़, पलामू, जामताड़ा या फिर सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? रामगढ़ में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1940 में। और यहीं पे टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की एक थैली गिफ्ट की थी। और यहीं पे अगर बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता थी, इसके अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अध्यक्षता किया था। और जो गेट था यहाँ पे, उस गेट का नाम क्या रखा गया था? यहाँ पे जो गेट था बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया था, बिरसा मुंडा के नाम पे। और जहाँ पे जो सभा स्थल था, ठीक है, तो सभा स्थल जो था उसका नाम दिया गया था मजहर नगर। ठीक है, मजहर नगर। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एकमात्र प्रस्ताव पारित किया गया था, किस पे किया गया था? वो सत्याग्रह पे। ठीक है, सत्याग्रह पे एक प्रस्ताव पारित किया गया था, और जिसका अनुमोदन किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने। तो ये भी आपको याद रखना, जे.बी. कृपलानी, इन्होंने क्या किया था? अनुमोदन किया था। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है अखिल भारतीय सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा एक सम्मेलन किया गया था आयोजित। इसका नाम क्या था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। और इस सम्मेलन के जो मुख्य प्रस्ताव, इस सम्मेलन में जो मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था, वो किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अलग है, यहाँ से ऊपर जो है ये अलग है। और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। और इसमें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। और फिर यहीं पे जो एम.एन. रॉय हैं, एम.एन. रॉय, इनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था, एक पार्टी का कह सकते हैं नींव डाला गया था, जिसको क्या कहते हैं? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये इसका भी नींव एम.एन. रॉय ने रखा था यहाँ पे। तो ये इतना सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है। और जो गांधी जी को 400 रुपये का थैला मिला था, यहीं पे मिला था, किसके द्वारा? टाना भक्तों के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है रामगढ़ अधिवेशन से। अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सेलवाला राय या फिर सावित्री पुरती। तो जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था, उसी समय झारखंड में भी लगभग 50 जगह जो है नमक कानून को तोड़ा गया था, जिसमें जो संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ से नेतृत्व किया था, उन्होंने किया था सेलवाला राय ने किया था और नमक कानून को तोड़ा था। वहीं अगर बात करें हम हजारीबाग का, तो हजारीबाग से जो नेतृत्व करता थे वो, उनका नाम क्या था? कृष्ण वल्लभ सहाय।
तो ये नाम आपको याद रखना हजारीबाग से। वहीं अगर बात करें पलामू से, तो पलामू से किसने नेतृत्व किया था? सोनार सिंह खरवार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पलामू से। और इसके साथ में चंद्रिका प्रसाद वर्मा भी थे इसके साथ में, इनके साथ में। और वहीं अगर जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर से जो नेतृत्व किया था, यानी नमक कानून को तोड़ा था, किसने नेतृत्व किया था? ननी गोपाल मुखर्जी। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो जो बिरजी थी वो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये पत्नी थी हरिहर मिर्धा। ये दोनों संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी थी और 28 अगस्त को ब्रिटिश पुलिस की गोली के द्वारा इनकी पत्नी का निधन हो गया था, शहीद हो गई थी। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सत्येंद्र नाथ राय तिलका मांझी, सत्य काली बाबू, भूमेश प्रसाद। तो क्या आंसर होगा सही? सत्य काली बाबू के द्वारा जो है यहाँ पे चलाया गया था। और यहाँ पे नरसिंह राय हैं, ठीक है, नरसिंह राय, इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस समय पंपलेट बंटवाया था, किस नाम से? खून और आंसू, ठीक है, खून और आंसू। तो खून और आंसू नाम से इन्होंने पंपलेट बंटवाया था। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि इसके द्वारा जो है, मतलब जो भी आंदोलन था उसको जीवित इन्होंने रखा था। तो नरसिंह राय का भी नाम आपको याद रखना है। इसका संबंध भी है जामताड़ा से। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त और आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह राय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे? अशरफी लाल, शेख भिखारी, अहमद हुसैन या फिर हरी मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशरफी लाल। जो अशरफी लाल थे ये शहीद हो गए थे। तो इसमें ये कब हुआ था? तो देवघर में एक जुलूस निकाला गया था। विनोदानंद झा जो है, विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को। और इसको यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि विनोदानंद झा के द्वारा जो है यहाँ पे एक आंदोलन, अगर आएगा आपको एग्ज़ाम में कि विनोदानंद झा का संबंध कहाँ से, किस क्षेत्र से आंदोलन को नेतृत्व किया था, तो ये इन्होंने देवघर से किया था। हालांकि इनको जब गोली लगी थी तो ये कब लगा था? उसी समय फिर क्या हुआ था, इससे पहले 13 अगस्त, एक तो ये घटना हो गया देवघर में, 11 अगस्त को आंदोलन जुलूस निकाला गया। फिर उसके बाद 13 अगस्त को गोड्डा में झंडा फहरा दिया गया था कचहरी पर, ठीक है। तो गोड्डा में जो कचहरी, वहाँ पे राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। और फिर 26 अगस्त को क्या हुआ? जो गोलाबारी हुआ ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, उसी में जो अशरफी लाल है उनका निधन हुआ, वो शहीद हो गए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास है झारखंड का, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एक और वीडियो इसका बनेगा जिसमें जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन है उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।